नेक्स्ट जो अपनी योजना है वो है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। शिक्षित राजस्थान अभियान, मुख्यमंत्री MSRA, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। देखिए थोड़ा परिचय देख लेते हैं इस योजना का। 29 मार्च 2025 को ये योजना शुरू हुई, क्योंकि लेटेस्ट योजना है इसलिए डेट भी आपको ध्यान में रखनी है। 29 मार्च को कहाँ से शुरू हुई? कोटा से। और उस समय 29 मार्च को कोटा में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन चल रहा था। तो ये भी ध्यान रखना कि मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन कहाँ चल रहा था? कोटा में। तो उस युवा सम्मेलन के दौरान कोटा में राजस्थान के मुख्यमंत्री जो भजनलाल जी हैं, शर्मा साहब, और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, इन दोनों की उपस्थिति में योजना कोटा से शुरू की गई। यानी मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान योजना से रिलेटेड बहुत सारा डाटा एक ही जगह आ गया। 29 मार्च 2025 को कोटा से शुरू हुई। जिस समय कोटा से शुरू हुई उस समय कोटा में कौन से उत्सव था? मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन। इस सम्मेलन के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष क्योंकि उनका जो लोकसभा का संसदीय क्षेत्र है वो वहीं पे कोटा ही है, कोटा के सांसद हैं, इस वजह से वो भी वहाँ पे उपस्थित थे। और इन दोनों की उपस्थिति में दोनों के द्वारा ये मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान शुरू किया गया। हालांकि ये कोई नया अभियान नहीं है, क्योंकि ये इसका पूर्व नाम था राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, ठीक है ना। ये अभियान था राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। अब उसका नया नाम हो गया है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। तो कोई नया नहीं है। दूसरा, हम सभी योजनाओं में ये पढ़ते आ रहे हैं कि नोडल विभाग कौन सा है? तो स्कूली शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार। ये शुरू में जो फ्लैगशिप योजनाओं की लिस्ट अपन ने बात की थी वहाँ पे भी आ गया, और यहाँ पे फिर बात की। तो यानी नोडल के बारे में हम लगभग लगभग दो दो तीन तीन बार बात कर रहे हैं, हमको याद रहना चाहिए। और वह वैसे भी शिक्षित राजस्थान है। बस ये ध्यान रखना कि स्कूली शिक्षा विभाग है, हायर एजुकेशन एंड उच्च शिक्षा विभाग इसका नहीं है, तकनीकी शिक्षा विभाग इसका नहीं है, मेडिकल शिक्षा विभाग इसका नहीं है। आपके जब ऑप्शन में देगा तो वो चारों को दे देगा। यदि कोई अच्छा ऑप्शन बनाने वाला होगा और वो सोचेगा कि स्टूडेंट को कन्फ्यूज करना है, तब वो इसका नाम दे देगा संस्कृत शिक्षा विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग। फिर आप देखोगे यार ये तो सारी शिक्षा, इसलिए ऐसे मत रटना कि शिक्षा विभाग की योजना है, नहीं, स्कूल एजुकेशन की योजना है ये, ठीक है ना। और वो और भी नीचे जाओगे तो ये बिल्कुल स्पष्ट आ जाएगा। देखो यहाँ पे 3 से 8 तक के बच्चों को इसमें टारगेट किया गया है। कक्षा 3 में से लेकर के कक्षा 8 तक पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको इस योजना में टारगेट किया गया है, जो सरकारी स्कूल के हैं उनको। इसका लक्ष्य है शिक्षित राजस्थान विकसित राजस्थान की अवधारणा को साकार करना। कई बार पूछ लिया जाता है कि इसका लक्ष्य क्या है, तो शिक्षित राजस्थान विकसित राजस्थान की जो अवधारणा है उसको साकार करना। देखो इस योजना में क्या है कि मैं थोड़ा सा मोटा मोटा सा बताऊं तो, इस योजना में जो 3 से 8 तक के बच्चे हैं उनको गणित और भाषा से संबंधित ज्ञान है ना, डेवलप करना। उसके लिए कुछ विशेष अभियान चलाना, बीच बीच में पैकेज चलाना, ताकि जो बच्चे गणित विज्ञान में भाषा में पीछे रह गए उनको वापस मुख्य धारा में लाना। तो ये इस योजना का मेन उद्देश्य, ये मेन लक्ष्य तो यही है। उसी के इर्द गिर्द ये पूरी योजना है, आप देखोगे। क्योंकि होता क्या है कि विद्यालय में देखो दो चीज़ें यहाँ पे उद्देश्य में आप देखोगे, पहले एक तो नामांकन बढ़ाना, दूसरा है ड्रॉप आउट कम करना। दो चीज़ें हैं, दोनों को मैं समझाता हूँ। स्कूल में बच्चों का नामांकन बढ़ाना, सभी बच्चे स्कूल में एनरोल हो, हर बच्चा स्कूली शिक्षा ग्रहण कर ले, ग्रहण करे, इसके लिए सभी बच्चों को स्कूल तक लाना। फिर क्या होता है कि बच्चा जैसे दूसरी तीसरी पढ़ता है, गणित समझ में नहीं आती है, भाषा इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तो फिर उसको बोरिंग सा लगता है, फिर उसको घर के काम छोटे मोटे अच्छे लगते हैं, फिर परिवार की स्थिति भी ऐसी होती है तो बच्चा छोड़ देता है। तो ड्रॉप आउट को भी कम करना, यानी बच्चा आ गया लेकिन सतत रूप से वो विद्यालय में पढ़े, ड्रॉप आउट ना हो, और नामांकन बढ़े। तो ये इसका उद्देश्य है। क्योंकि यदि देखो एजुकेशन इंटरेस्टिंग बनता है, एक बच्चा है, छोटा बच्चा, एग्जाम्पल से समझिए, उसको अपन ये कहते हैं कि बेटा आजा खेलेंगे आज, तो वो चला जाएगा। भूखा है तो भी चला जाएगा, खाने की फिर फिक्र नहीं करेगा, क्योंकि खेल में उसको मजा आता है। यदि सरकार ये देख रही है कि ऐसा ही एनवायरनमेंट, खेल जैसा एनवायरनमेंट ही बच्चे को यदि एजुकेशन में दे दिया जाए, किताबों में दे दिया जाए, पढ़ने में दे दिया जाए, क्या वो नहीं आएगा? तो ये चीज़ें भी सरकार इसमें सोच रही है। गुणवत्ता में सुधार करना, जैसे मैंने उसी बात को यहाँ पे ये लिखा, गुणवत्ता में शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको सुधार करना। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 उसका क्रियान्वयन करना है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में केवल रटंत पे जोर नहीं दिया गया, स्किल डेवलपमेंट पे भी जोर दिया गया है, बच्चे को आधुनिक तरीके से किस तरह से वो कर सके। आज यदि बच्चा स्कूल से निकले तो ऐसी स्थिति नहीं हो कि वो बेरोजगार है, खुद का रोजगार भी स्थापित कर सके, इस तरह की स्किल उसमें डेवलप करना है। तो यानी वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको भी यहाँ पे ध्यान में रखा गया है। पठन कौशल में सुधार, तो ये हमने बात ही की कि जो हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, इन विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
और इनको ईजी वे में, सरल तरीके से, अच्छे तरीके से, इंटरेस्टिंग वे में कैसे याद किया जा सकता है, इस अभियान में विशेष रूप से सरकार इस पर फोकस करती है। इसकी विशेषताएं यदि बात करें अभियान की, ये तो उद्देश्य हो गए। देखिए, उद्देश्य के बारे में मैं हमेशा ये कहूँ कि चलो, मैं तो उद्देश्य अपने तरह बना रखा है तो उद्देश्य पहले लिख देता हूँ। बट आप यदि सोचो और आप जब पढ़ रहे हो तो पहले इसकी विशेषता या इसके टारगेट या इसके जो भी के बारे में योजना की विशेषताएं वो पढ़ लिया करो। फिर इसके बाद में उन विशेषताओं को रिलेट करते हुए आप उद्देश्यों को एक बार भी ध्यान से पढ़ लोगे ना, तो उद्देश्य आप भूलोगे नहीं, रटने पड़ेगी। विशेषता क्या है, ये पहली हम पढ़ चुके हैं कि कक्षा 3 से लेकर के 8 तक के बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी, गणित पर विशेष फोकस इसमें किया जा रहा है। इसमें अब ये कुछ टेक्निकल वर्ड हैं जिनको अपन पढ़ते हैं। आकलन कैसे किया जाएगा इसमें बच्चों का, तो इसके लिए कंपिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, यानी दक्षता आधारित मूल्यांकन किया जाएगा कि बच्चे में कंपिटेंसी किस तरह से आई है, कितनी दक्षता में सुधार हुआ है, दक्ष कितना बना है, उसको लेकर के गणित में कितना और अच्छा इंप्रूवमेंट है, दक्ष कैसे बना है, तो उसको देख करके इसमें उसका आकलन किया जाएगा। और 2 बार टेस्ट इसमें लिए जाएंगे, 1 साल में 2 बार इसमें टेस्ट लिए जाएंगे। इस योजना के तहत ही सरकार डिजिटल प्रवेशोत्सव चलाया जा रहा है, मतलब डिजिटली। एक तो होता है प्रवेश उत्सव में आप फिजिकली जाओ एक एक जगह जा करके, एक तो वो हो गया, एक डिजिटल यानी ऑनलाइन डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से आप प्रवेश उत्सव मनाओ, जिसे नामांकन हो। स्कूल स्तर पर डिजिटल एनरोलमेंट ड्राइव, यानी एक तरह से डिजिटल एनरोलमेंट। आप एक तो स्कूल में जा करके फॉर्म भरो, जा करके स्कूल में जाओ, स्कूल में जा करके फॉर्म भरो, ये तो हो गया फिजिकल। अब आप एनरोल करा रहे हो, अपने आप को नामांकन करा रहे हो, तो परिवार क्या करेगा, डिजिटली ही नहीं वो आवेदन कर देगा, तो एंड ड्राइव कहेंगे अपन। फिर इसमें क्या हुआ, मोटे तौर पे आप देखिए, इसमें विशेष कक्षाएं आयोजित की जाएगी भाषा और गणित के कमजोर छात्रों के लिए। ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊं, आपको यदि ये पता है कि ये योजना 3 से 8 तक के बच्चों के लिए है। दूसरी बात, इसमें 3 से 8 तक के बच्चों के लिए साल में 2 बार विशेष कक्षाएं आयोजित की समय पर, वो टाइम भी बताया गया है। और इन विशेष कक्षाओं में क्या किया जाएगा, तो अब आप देखो, उनकी स्किल, कॉम्पिटेंसी, उसकी दक्षता को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। लर्निंग इस तरह से कि उनको खेल खेल में हम खेल रहे हैं और हमें लर्निंग हो रही है। अब ये इस मेन मेन योजना ये हो गई, से बताया। लेकिन सारी चीज़ें अपने आँखों से थ्रू आउट होनी चाहिए, अपन को हमको पढ़ना चाहिए, एक बार गो थ्रू होना चाहिए सभी से, क्योंकि गो थ्रू होंगे तभी समझ में आ जाएगा। एक इसी योजना में एक घटक है प्रखर राजस्थान 2.0। अब प्रखर राजस्थान का मतलब क्या है, यदि ये पूछते हैं आपको, देखिए, प्रखर राजस्थान 2.0, प्रखर राजस्थान 2.0 है ना, इसमें ABL वर्ड ध्यान रखना, एक्टिवली बेस्ड लर्निंग, फिट और अन्य साधन, यानी बच्चे की पढ़ने लिखने की क्षमता है, जो दक्षता है, उसको एक्टिव करना, एक्टिवली बेस्ड लर्निंग, यानी वो जागरूक करना, उसको एक्टिव करना। तो उसको एक्टिव करने के लिए जो प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 है, ये ध्यान रखना। ABL कई बार इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है। मॉनिटरिंग इसकी की जाएगी योजना की, हर शनिवार को विद्यालय से रिपोर्ट मांगी जाएगी शिक्षा विभाग के द्वारा कि बताओ इस में आपने क्या किया। और जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर इसकी नियमित कक्षाएं होंगी। अभियान का चरण 2025 में देखें तो पहला चरण जो था वो 15 अप्रैल से 16 मई था। दूसरा चरण 1 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई तक है। ये थोड़ा डाटा रट्टा मार लेना कि पहला जो चरण था वो 15 अप्रैल से 16 मई तक था, और दूसरा 1 जुलाई से 24 जुलाई तक था। अब इसमें क्या होता है, कब कब सरकार बीच बीच और नए अपडेट करती रहती है, तो आप नोट्स से PDF आप निकालो, उसमें नए नए अपडेट करते रहो। कार्य प्रणाली देखें, इसकी वर्किंग प्रणाली देखें, तो इसमें क्या है, घर घर सर्वे किया जाएगा बच्चों का। नामांकन कक्षा में विशेष शिक्षण कक्षा, ये अपन जानते हैं, ORF, AI बेस, ABL किट, ये सारी बातें अपन ने कर ली। समीक्षा प्रणाली हमने बात कर ली, साप्ताहिक और मासिक रिपोर्टिंग की जाएगी, शिक्षा विभाग द्वारा इसका मूल्यांकन और फीडबैक किया जाएगा। मैंने फटाफट इसलिए बोला क्योंकि इनके बारे में कर चुके हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके बाद में देखिए, नेक्स्ट है जो शुरू में मैंने आपको सारणी दी थी, उसी सारणी से दो टेबल उठाई अपन ने। एक है ग्राम सड़क योजना और दूसरा है अटल प्रगति पथ। दोनों ही सार्वजनिक निर्माण विभाग, इनका नोडल विभाग, इनको संचालित किसके द्वारा की जा रही है, जो विभाग इनको संचालन कर रहा है वो कौन है, सार्वजनिक निर्माण विभाग। तो उसमें पहली है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और दूसरी फ्लैगशिप योजना अपनी अटल प्रगति पथ। तो इनके बारे में अपन बात करते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को, अब 25 दिसंबर 2000 के समय हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय ये योजना गई भारत में 25 दिसंबर को। और 25 दिसंबर को हमें पता है, आप एक बार चेक भी कर लेना,
किसका बर्थडे आता है आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा इजी याद हो जाएगा। नोडल मंत्रालय इसका है ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से, और योजना है ना वो केंद्र प्रायोजित योजना है। ये मैंने अलग से बता रखा है, तो वहाँ पे अपन इनके बारे में डिटेल क्योंकि जाएंगे फिर ये डिटेल हो जाएगा। केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ग्राम सड़क है, गाँवों को सड़कों से जोड़ना। तो जहाँ पे भी अनकनेक्टेड गाँव है, जो भी अनकनेक्टेड है, उन सभी गाँवों को पक्की सड़कों से जोड़ना, और वो जो पक्की सड़कें हैं वो सभी मौसम में सुचारू रूप से काम कर सके। ये इस योजना का लक्ष्य बनाया गया, उद्देश्य बनाया गया कि हर गांव को रोडों से जोड़ना। देखो 2000 की बात कर रहा हूँ, उस समय गांव सड़कों से जुड़े हुए नहीं थे, तो बहुत महत्वाकांक्षी और बहुत दूरदर्शी योजना थी। और इसी योजना का परिणाम आप आज देखिए कि आज भारत का लगभग हर गांव सड़कों से जुड़ा हुआ है। इसी पहले क्या किया गया कि उन गाँवों में सड़कें बिछाई गई, फिर उन गाँवों को सड़कें भी इस तरह की हर मौसम में काम कर सके, इस तरह की सड़कें बिछाएगी। फिर उन सड़कों को मुख्य सड़कों से जोड़ा गया, फिर धीरे धीरे लिंक रोड डेवलप किए गए। तो इससे क्या हुआ गया, एक सड़कों का जाल डेवलप किया गया। हालांकि केवल ये योजना नहीं, इसके साथ साथ जैसे राजमार्ग की योजनाएं होती है, राज्य की और राज्य राजमार्ग, नेशनल हाईवे, और भी बहुत सारी योजनाएं होती है, उनके भी जाल होते हैं। तो उनसे कनेक्टिविटी किस तरह से गाँव को दी जा सके, इसके लिए ये योजना चलाई गई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस योजना में अपन देखें तो देखिए इस योजना में उद्देश्य देखें तो सभी मौसम में उपयोग योग्य, ऑल वेदर, यानी हर वेदर में, हर मौसम में यूज हो सके ऐसी सड़कें बनाई जाए इस योजना के तहत। दूसरा, यदि ऐसी सड़कें बनती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार, रोजगार, प्रशासनिक सेवाओं से जोड़ा जा सकता है गाँव को। आप देखो, आप परिवार के अपने बड़ों से पूछो, जब सड़कें नहीं थी तब आपके लिस्ट जो आपका कस्बा था में जाने के लिए कितना टाइम लगता था। मैं बताऊँ, मेरा खुद का घर जयपुर से बहुत दूर नहीं है, लेकिन जब मैं सड़कें नहीं थी तो जयपुर आने के 2 ढाई घंटे तो कोई नहीं सोचता था कि जयपुर चले। बहुत देर जब ऐसा होता था जाना ही ज़रूरी है तब आते थे। अब क्योंकि कनेक्टिविटी इतनी बेहतर हो गई, जयपुर की बाउंड्री में एंटर करना है तो आपको 15-20 मिनट ही लगेगी। तो वो जो 2.5 घंटे का टाइम था वो घट के 15 मिनट, तो जयपुर से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। कनेक्टिविटी डेवलपमेंट का बहुत महत्वपूर्ण पिलर होता है। कनेक्टिविटी डेवलपमेंट लेके आता है, आदमी शिक्षा से, बाजार से, रोजगार से, सेवाओं से जुड़ता है, तो कनेक्टिविटी के द्वारा रोड उसका एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। फिर गाँव में बुनियादी ढांचा, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर जो गाँवों का होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो गाँवों का होता है, उसको डेवलप करने के लिए, तो यदि उसको डेवलप करते हैं तो आर्थिक और सामाजिक विकास होता है। कैसे, यदि आप गाँव को सड़कों से जोड़ देते हैं तो गाँव में जैसे मान लो खेती होती है, तो उस खेती को बाजार तक पहुँचाने में सब्जियाँ हैं तो सब्जी को आप डायरेक्ट बाजार तक पहुँचाओगे तो आपको बढ़िया रेट मिलेगा। पहले सब्जियों को आप नहीं पहुँचा पाते थे, सब्जियाँ खराब हो जाती थी। तो कनेक्टिविटी आपका आर्थिक विकास लाती है, और आर्थिक विकास सामाजिक विकास का भी साधन होता है। संपर्क आसान हो जाता है, कृषि उत्पादों का विपणन बहुत आसानी से, तो ये मैंने बता ही दिया आपको। इस योजना के घटक देखिए, इसका जो पहला चरण था उसकी अवधि 2000 से 2016 तक थी। इस पहले चरण में तो उद्देश्य ये था कि 500 प्लस जनसंख्या, यानी जिस गांव की आबादी कितनी है 500 साधारण क्षेत्र में, साधारण का मतलब, चलो पहले ये देखो, 250 प्लस जनसंख्या पहाड़ी और जनजाति गाँव में, यानी पहाड़ी क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पर। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होती है, आबादी दूर दूर तक रहती है, जनजाति में भी आबादी दूर दूर बसी हुई रहती है। तो वहाँ पे तो जिस गांव की आबादी 250 प्लस है उस गांव को सड़क से जोड़ना था। और उसके अलावा अन्य प्रकार के जो हो गए, यानी पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र को छोड़ के बाकी अन्य हो गए जिनको अपन साधारण कहते हैं, उनकी 500 प्लस जनसंख्या, मतलब कहने का हुआ जो सामान्य गांव थे, सामान्य, तो उनकी आबादी यदि 500 प्लस है तो उनको सड़कों से जोड़ा गया इस योजना। और जनजाति और पहाड़ी क्षेत्रों में यदि आबादी 250 प्लस है तो उनको सड़कों से जोड़ा गया। पहले फेज में ये था कि जोड़ो तो सही है एक बार। फिर दूसरे फेज में जो 13 से 19 तक चला, उसमें क्या किया गया कि मौजूदा जो ग्रामीण सड़कें हैं उनको अपग्रेड करो, ठीक है ना, और उनकी बेहतर कनेक्टिविटी, यानी उनको और, जैसे छोटी सड़क है उसकी चौड़ाई और बढ़ा दो, ठीक है ना। जहाँ पे जैसे मान लो पानी बार बार भराव की समस्या होती है तो वहाँ पे आप सीमेंट सीसी रोड बना दो, ताकि वहाँ पे पानी की कनेक्ट समस्या न रहे। और उन सड़कों को लिंक, मतलब जो राज्य सड़कें हैं उनके साथ जोड़ो और लंबाई बढ़ा दो, तो इन्हें उनकी बेहतर कनेक्टिविटी के लिए। फिर तीसरे चरण में क्या किया कि लिंक सड़कों को ग्रामीण हाट, शिक्षा, स्वास्थ्य केंद्र, कृषि बाजार से जोड़ना। जो लिंक सड़कें थी, इसके साथ साथ एक मेन सड़क जो थी उसको लिंक सड़क से जोड़ दिया। उन लिंक सड़कों को कहाँ तक पहुँचा दिया, जहाँ तक बाजार थे। तो वहाँ तक यदि आप पहुँचाओगे तो ग्रामीण क्षेत्र की जो उपज है,
उत्पाद है वो बाजार तक आसानी से पहुंचेंगे, बाजार तक उनकी पहुंच पहुंचेगी। तो ये इस योजना का लक्ष्य था। तो 3 इसके फेज अपन देख लिए अपन ने। इसके बाद में वित्तीय पैटर्न देखो, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है ना, उसका वित्तीय पैटर्न ये होता है 60-40 का। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में केंद्र और राज्य के बीच में सामान्य है। और जो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं और हिमालयन स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले और पहाड़ी स्टेट हैं, हिमालय के राज्य हैं, उनमें 90-10 90 केंद्र सरकार, 10% जो है पैसा वो राज्य सरकार देती है। सामान्य राज्यों में 60 राज्य केंद्र देगी, 60 राज्य देगी, क्योंकि केंद्र और राज्य लिखा है पहले मैंने। और जो केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि है ही केंद्र से शासित, तो उनमें 100 पैसा कौन देगा? राज्य सरकारों के, सॉरी, केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। फिर इसमें देखो, इसकी विशेषता देखो, ऑल वेदर रोड, जिसके बारे में अपन ने शुरू में बात कर ली। इसमें ऐसी सड़कों का निर्माण करो जो हर मौसम में काम आ सके। उन सड़कों का जीआईएस मैपिंग, इसके बारे में नीचे भी और देख लेंगे अपन। जियो टैगिंग, जीआईएस मैपिंग, मतलब उसकी मैपिंग करो, ठीक है। सड़क योजना मॉनिटरिंग के लिए तकनीक का उपयोग का किया जाएगा। जैसे मान लो सड़क आपने बना ली, तो जियो टैग उसका ले लिया। मैं आपको जियो टैग का दोबारा बता देता हूँ, पहले मैंने बताया आपको इसी फ्लेक्सिब में। जियो टैग क्या होती है? जैसे ये सड़क बन रही है, मान लो कोई ग्राम सड़क, कोई जगह पे, ये जगह है जहाँ पे कोई ग्राम सड़क ये बन रही है। पहले तो इस जगह की फ़ोटो ले लो आप, जिसमें लोटीट्यूड, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर जो दोनों रेखाएं हैं वो आती है, उसमें ऐसे कैमरे होते हैं। तो उसमें एग्जैक्ट उस जगह की लोकेशन आ जाती है। तो वो देखा गया कि मतलब निर्माण से पहले की फ़ोटो लोगे तो वहाँ पे खाली जगह है, ये पता चल गया अपन को। फिर निर्माण के दौरान फ़ोटो ले लो, इसका मतलब काम हो रहा है। और जब सड़क बन जाए उसकी फ़ोटो ले लो, तो 3 प्रकार की जियो टैगिंग हो गई। तो इससे क्या होगा? भ्रष्टाचार नहीं होगा, सड़क वहाँ पर बनेगी ही। ऐसा नहीं है, नहीं तो होता क्या था कि सड़क होती ही नहीं थी, मतलब सड़क पहले से थी, उसी के नाम से दोबारा पैसा उठा लिया और बता दिया देखो ये सड़क बना दी हमने, उसी के कागजात पेश कर दिए। तो वो न हो, वो फ्रॉड ना हो, वो भ्रष्टाचार, वो करप्शन ना हो, इसके लिए जीआईएस मैपिंग इनका किया जाएगा। सिटीजन फीडबैक भी इसमें रखा गया है। मेरी सड़क ऐप है इसका, वहाँ पर ग्रामीण लोग जा करके अपनी सड़क का जा करके अपना वैल्यू, अपना मूल्यांकन कर सकते हैं और अपना बहुमूल्य सुझाव उसमें दे सकते हैं। कह सकते हैं कि ये तो भ्रष्टाचार है, करप्शन है, मतलब अपनी शिकायत भी वहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। सिटीजन फीडबैक है। ग्रीन टेक्नोलॉजी का सरकार कह रही है कि इसमें हमने यूज किया है कि जिससे पर्यावरण अनुकूल हो। टेक्नोलॉजी का यूज देखिए, देखो, ओमास, ये फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ऑनलाइन मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम। ओमास सड़क निर्माण और वित्त की निगरानी के लिए जो सिस्टम है, उसका नाम है ओमास। जियो टैगिंग के लिए मैंने बता दिया, मोबाइल ऐप मैंने बता दिया, मेरी सड़क ऐप है। इससे इस योजना की प्रगति का मूल्यांकन हो सकता है, मतलब होता है। फिर इसके बाद में देखो, अटल प्रगति पथ, नेक्स्ट योजना अपनी वो है अटल प्रगति पथ। इसके पोस्टक में मैंने लिखा है ग्रामीण 2 लेन सड़कें, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में 2 लेन सड़कें, एक जाने की आने की, मतलब 2 लेन सड़क समझते हो जिसमें 2 लाइन हो, मतलब 2 लाइन हो जिसमें एक आने और जाने की। ऐसा नहीं होता कि एक ही रोड हो, इतनी छोटी हो कि एक गाड़ी आ गई तो दूसरी गाड़ी को साइड में खड़ा होना पड़े, सामने वाली को। नहीं, 2 लेन सड़क का मतलब 2 आसानी से आ जा सके। तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2 लेन सड़कों को बनाने के लिए जो योजना है उसका नाम है अटल प्रगति पथ। के बारे में देखिए, डिटेल देखते हैं अपन अटल प्रगति पथ के बारे में। देखो, बजट 2024-25 में इसकी घोषणा हुई, और उस घोषणा के अनुसार सबसे पहले 23 सितंबर 2024 को राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने 41 विधानसभाओं में इस योजना के लिए 52 अटल प्रगति पथ के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी। अब ये इतना तो मैंने लिख दिया, लेकिन नहीं तो 206 करोड़ याद करना। अपन को ध्यान रखना कि 23 सितंबर 2024 को 41 विधानसभाओं से शुरुआत हुई थी 52 अटल प्रगति पथ के साथ। अब तो संख्या इनकी बहुत बढ़ गई है, तो ये संख्या। फिर इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्र की मुख्य सड़कों को पक्की 2 लाइन बनाना, सीमेंट कंक्रीट के रूप में। देखो, ग्रामीण में क्या होती है, मुख्य जो सड़कें हैं ना, उन्होंने सीमेंटेड रोड बना देना। ये सीमेंटेड रोड होता है, उसकी ड्यूटी ज़्यादा होती है, तो उनको सीमेंटेड सड़कों के रूप में कन्वर्ट करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और कौन से गांव है जो इसके लाभार्थी के रूप में रहेंगे? जिन गांवों की आबादी 5,000 या उससे अधिक है। जिन गांवों की आबादी 5,000 या उससे अधिक है, वो गांव ही इसमें लाभार्थी हैं। पहले स्टार्टिंग में जब ये 23 सितंबर 2024 को शुरू हुई, तब इसमें 10,000 या उससे अधिक आबादी वाले गाँवों को इसके अंदर रखा था कि हम उन्हीं गाँवों में इस अटल प्रगति पथ योजना को संचालित करेंगे जिन गाँवों की जनसंख्या 10,000 या उनसे ज़्यादा है। लेकिन बाद में सरकार ने 10,000 से घटा करके क्राइटेरिया कितना कर दिया? 5,000। अब सरकार ये कह रही है कि जिन गाँवों में भी 5,000 या उससे अधिक आबादी है, वहाँ पर हम अटल प्रगति का निर्माण करेंगे। स्टार्टिंग दिया कुमारी जी के द्वारा
41 विधानसभा क्षेत्रों में 52 अटल प्रगति पथ के साथ की गई। अब इनकी संख्या बढ़ चुकी है, तो ये डेटा याद करने वाली बात नहीं है, क्योंकि और डेटा इसमें साथ साथ जुड़ जाएंगे। इसमें मुख्य विशेषताएं क्या है? सड़क की चौड़ाई लंबाई छोटी सी, तो अब ये 1 से 3 किलोमीटर तो लगभग सड़क को माना गया है। हालांकि लंबी भी हो सकती है, क्योंकि कई लिंक रोड और भी लंबी हो तो, लेकिन जनरली ये कहा गया है कि भाई 1 से लेकर के 3 किलोमीटर तक की सड़क बनाई जाएगी। ये जरूर ध्यान रखना, ये हो या नहीं हो, 7 मीटर चौड़ी होनी चाहिए इसी सड़क। सीमेंटेड जो कंक्रीट वाली सड़क है उसकी चौड़ाई तो 7 मीटर हो, 7 मीटर चौड़ाई हो, और लंबाई लगभग 1 से 3 किलोमीटर तक हो। इसमें देखो सीमेंट कंक्रीट सड़क बनाई जा रही है, ये तो सड़क बना दी गई, ठीक है ना। फिर इसके यहाँ पर आपके नालियाँ बना दी गई, ये नालियों वाला क्षेत्र बना दिया गया ताकि नालियाँ भी मतलब गंदगी नहीं रहे। और जहाँ संभव हो डिवाइडर और इंटरलॉकिंग ब्लॉक भी लगा दिए गए। कई जगह ये हो इंटरलॉकिंग जो ब्लॉक आते हैं आजकल सीमेंट से बने हुए, वो लगा दिए गए, या डिवाइडर लगा दिए गए, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि सड़क थोड़ी ज़्यादा है, लंबाई ज़्यादा है, तो बीच में डिवाइडर लगा दिया गया है, जिससे कि साधन आसानी से और तेज़ गति से चल सके। फिर इसके अलावा लक्ष्य क्या है? गाँवों को शहरों, कस्बों, जिला मुख्यालय से जोड़ना है, तो सिंपल सा अपन को याद रह जाएगा। अब इसमें एक अन्य प्रावधान ये मैंने इसलिए डाला है कि कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर ये लाइन भी डाल देता है, अपन सोचते हैं पर पढ़ी नहीं, तो मैं पढ़ने के हिसाब से डाला, बाकी याद तो ये देखते हो जाएगा। ऐसे गांव पंचायत जो कि विद्युत का व्यय वहन कर सकते हैं, तो वहाँ पे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था भी है इसी योजना, ठीक है ना। और जिन जहाँ पे सीसी रोड पहले बन चुकी है वहाँ पे दोबारा नहीं होगी। ऐसे नहीं है कि कोई कहेगी सीसी रोड को उखाड़ दो और दोबारा इसकी जगह नहीं बना दो, तो वो वहाँ ये सैंक्शन नहीं होगी। तो ये हमने इस योजना के बारे में देखा। ये 3 योजनाएं हैं, 2 योजना सॉरी जो सार्वजनिक निर्माण वो अपन ने देखी है।